अस्सलाम वालेकुम। आज हमने केमिस्ट्री का जो लेक्चर स्टडी करना है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 6। द टॉपिक इज इंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास एक होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगर हमने किसी भी फूड की या किसी भी ऑयल की हीट फाइंड करनी हो ना, तो उसके लिए जो कैलोरीमीटर होता है वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा, अब हमारे पास ये पता होना चाहिए कि इंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। सबसे पहले हमें पता है कि हम खुराक खाते हैं, जो भी कुछ चीज़ खाते हैं वो फूड होती है, उसमें होते हैं केमिकल। वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, इसीलिए हम अगर थोड़ा सा भागें तो हमारे जिस्म से वो हीट की फॉर्म में रिलीज भी होती है। तो वो बर्न आउटसाइड, हम कुछ भी खाते हैं ना, बेसिकली हमारे अंदर से जो कैलोरीज रिलीज होती है वो बर्न होती है। तो अगर आपको फील करना हो तो आप थोड़ी सी देर वॉक करें या भागें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आपके जिस्म से आपको जो हीट सी निकलती है वो आइडिया हो जाएगा कि कैलोरीज जो होती हैं वो बेसिकली बर्न हो रही होती हैं। तो द कैलोरी कंटेंट जो है ऑफ द फूड इज मेजर द एनर्जी, वो एनर्जी है जो रिलीज होती है व्हेन द फूड इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन बॉडी। जब खुराक हमारे जिस्म में मुकम्मल तौर पे कंज्यूम्ड हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, उसमें जो एनर्जी चेंज होती है उसे कैलोरी कंटेंट कहते हैं। ये किलो कैलोरीज या जॉल्स में मालूम होती है। 6.7.1 टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट। उसमें हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हमें ग्लूकोज दिया गया, वाटर के साथ CO2 और वाटर निकलता है। अब इसमें हमारे पास जो रिएक्शन है ना, इसमें एनर्जी हमारे पास दी गई है जो -2803। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हमने करना क्या है कि हम 1 मोल ऑफ जो ग्लूकोज है ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो एनर्जी है उसको हमने यहाँ रखा और C6H12O6 का मोलर मास है 6 × 12, हाइड्रोजन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 6, तो ये आंसर आता है 180। इसको हमने रखा यहाँ पे, डिवाइड किया, ये हमारे पास एनर्जी आ गई जो कि बेसिकली डेल्टा H कहलाती है। तो ये डेल्टा H हमने फाइंड कर लिया, फिर हमने एक फार्मूला लगाया। वो जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, कैलोरी कंटेंट इज इक्वल टू डेल्टा H -4.184। ये -4.8.1 जो है हीट ऑफ कैपेसिटी है, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। तो 15.57 हमारा आंसर आया, और ये हमारे पास जो 4.18 है हीट ऑफ कैपेसिटी, डिवाइड करेंगे तो ये किलो कैलोरीज आ जाएंगे। नेगेटिव इज द एनर्जी रिलीज, बेसिकली ये एनर्जी रिलीज ही होती है जो हमारे पास, हमने इसमें पढ़ा कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी हमारे पास बर्न होती है, रिलीज होती है। तो मैंने का साइन इसके लिए लगा हुआ है। हैज़ लॉ ऑफ हीट सम्मेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो वो ये कहता है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है कि ये जो लॉ है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, जिसको हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू एन अदर। अब ये हैज़ लॉ नहीं है, ये बेसिकली वो साइंटिस्ट बताता है। ये जो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ना कि जर्मन जो हेनरी हैज़ है उसने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को टू इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी को फाइंड करने में उसने तब मैंने अच्छा, अब उसने रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए इस लॉ का हेल्प लिया, और हेल्प ये कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर, यानी ओवरऑल एनर्जी सेम रहती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। इस बात को साबित किया हैज़ लॉ के जरिए। सबसे पहले तो उस बंदे ने एक कंडीशन लगा दी, उसने कहा कि देखें कुछ मैनी रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर बाय डायरेक्टली। मिसाल के तौर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसके अलावा BE2O3 है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे Al2O3 है हमारे पास। इस तरह ये वो कहते हैं इसके लिए नहीं फाइंड होते। अब ये इसका आंसर तो उसने नहीं दिया, बेसिकली इसका आंसर ये है कि कुछ रिएक्शन जो हो वो बहुत ज़्यादा स्लो टेक प्लेस होती है, वेरी स्लो, तो जिनकी एनर्जी को डिटेक्ट करना हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसमें वो नहीं फाइंड करते। कुछ के लिए हम उसका फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके जिस तरीके से उसका रिएक्शन फाइंड किया जाना था, तो ये नॉर्मल रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए हैज़ लॉ को अप्लाई किया गया। हैज़ लॉ ये कहता है कि बेसिकली एग्जांपल के तौर पे एक रिएक्शन है जो A से जाता है B की तरफ और वो कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो चुका है। अब अगर वही रिएक्शन A से जाता है मिसाल के तौर पे C से, और C से D और D से वापस B की तरफ, तो इस मीन डैट कि वो रिएक्शन
जो यहां से घूम के इधर आए और जो रिएक्शन जो डायरेक्ट चला जाए, वो दोनों क्या होते हैं, सेम। तो हेसेस लॉ भी यही कहता है, द टोटल इंथाल्पी चेंज, जो इंथाल्पी चेंज होती है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इज इंडिपेंडेंट टू द रूट्स, वो रूट्स पे डिपेंड नहीं करती। आप बेशक रिएक्शन को मिसाल के तौर पे आपने यहां पे पहुंचना है ना, यहां से आप डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाएं, आप यहां पे जाएं, फिर यहां पे जाएं, फिर यहां पे इधर करते हुए फिर पहुंचे, लेकिन एनर्जी क्या रहती है, सेम। एनर्जी जो इंथाल्पी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में इज इंडिपेंडेंट टू द रूट्स बाय विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, उन रूट्स पे डिपेंड नहीं करती जहां पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम, लेकिन इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपकी सेम होनी चाहिए। अब इसके लिए उसने एक सामने पिक्चर बनाई जिसमें उसने बताया कि ए से चाहे डायरेक्ट बी में चले जाए, जिसे हम डेल्टा एच कहते हैं, या आप ए से डेल्टा एच वन या डेल्टा एच टू, एक स्टेप में, यानी आपके दो स्टेप में, ये दो स्टेप में एनर्जी चेंज हो और एक सिंगल अकेले में हो, ये क्या होती है, सेम। इसी तरह वो कहता है, ये देखिए डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर और डेल्टा एच फाइव, ये देखिए ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, इधर से घूम के इधर आए, यानी डेल्टा एच तीन स्टेप में हो एनर्जी, तब भी सेम। एनर्जी तीन स्टेप में हो, चार स्टेप में हो, पांच स्टेप में हो, ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये 5 के इक्वल है। हम कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें जितना मर्जी करते जाए एनर्जी सेम रहती है। अब इसे इंथाल्पी साइकिल भी कहते हैं, इसे एनर्जी साइकिल भी कहते हैं, इसे हेज़ साइकिल भी कहते हैं। अब इसमें एनर्जी जो चेंज होती है वो बेसिकली कैसे होती है, अब एनर्जी चेंज में इसके अंदर से हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपने एक एग्जांपल देखनी है। देखें, लेट्स, हमारे पास एक कार्बन है और वो प्लस O2 से बनाता है CO2 और इसमें है -383 किलो जूल पर मोल जी, C प्लस O2 CO2 -383। तो इधर लिखें जी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब ये कितना है, -383, ओके। अब हमारे पास 393, ये है 393। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास रिएक्शन होता है, कार्बन के अंदर हाफ ऑक्सीजन डालें तो ये बनता है कार्बन मोनो, और ये एनर्जी हमें नहीं पता, लेकिन इसी कार्बन मोनो में अगर हम हाफ ऑक्सीजन और डाल दें तो ये बन जाता है CO2 और इसकी एनर्जी है हमारे पास -283। कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, तो यह है कार्बन मोनो, एनर्जी नहीं पता। कार्बन मोनो हाफ ऑक्सीजन तो बना CO2, इसकी एनर्जी है -283, -283 एनर्जी। इसकी कितनी है, डेल्टा H1 नहीं पता। डेल्टा H1 इज इक्वल टू -383 प्लस 283, द आंसर -110 इज इक्वल टू डेल्टा H1। ये हमने आंसर फाइंड किया। अब हम दोबारा फार्मूला लिखते हैं, इधर कितनी है, -293 इज इक्वल टू, इस साइड पे कितनी है, -283 और -110, इन दोनों को प्लस करें, -293 इज इक्वल टू -293, दोनों इक्वल हो गए। इस तरीके से हमें पता चला कि लेफ्ट और राइट दोनों में एनर्जी इक्वल होती है। बोर्न हैबर साइकिल हेज़ेस लॉ की ही एप्लीकेशन है जो हम आगे जाके लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसकी और भी इंथाल्पी चेंज हम फाइंड कर सकते हैं जिसमें एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। हेज़ेस लॉ के अंदर जो उसके अंदर नेक्स्ट एनर्जीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला है कि कैलकुलेट द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमारे पास रिएक्शन है C2H4 HCl और ये इथाइल क्लोराइड बन जाता है। अब इसमें हमारे पास इसकी एनर्जी ये है और HCl की एनर्जी हमें गिवन है और ये हमारे पास इसकी एनर्जी है जो कि गिवन दी है। हमें पता है कि डेल्टा H होता है डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। अब -109 तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों एनर्जी इस साइड पे आ जाएंगी, -52 और ये दोनों प्लस हो जाएंगी और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ये माइनस है तो डेफिनेटली इसमें से निकल के जो भी आंसर आएगा उसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, यानी ये हमारे पास जो एनर्जी है इसमें से इन दोनों को, ये है हमारे पास प्रोडक्ट और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को उस साइड पे जाके माइनस कर देंगे, तो ये दोनों एनर्जी ऐड होने के बाद जब माइनस होगी 109 से तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद
कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ठीक ऑफ अ सबस्टेंस डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है उसको यूजिंग द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के थ्रू एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाय अदर सबस्टेंस। इसको कैसे फाइंड करते हैं? ये हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन में हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई 12 प्लस हाइड्रोजन है 8 मल्टीप्लाई 1.008, तो इसका जो मोलर मैस आता है वो 44 है। अब इसकी क्वांटिटी आपकी टेक्स्ट बुक में छोटी सी गलती है, इसको ठीक कर लें। इसकी क्वांटिटी हमें 14 ग्राम दी है, जबकि आपकी बुक के अंदर यहाँ पे कुछ गलत मेंशन है, तो आपने 14 ग्राम को जो कि मैस है n इज इक्वल टू मोल, ये मैस है, तो मैस आपका है 14 और इसे 44 इसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.33 मोल आ गए। अब ये जो मोल क्वांटिटी आई है तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर ये जो हमारे पास एनर्जी चेंज है 676, इसको जब मोल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी प्रोपेन की, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन है हमारे पास। अच्छा, अब प्रोपेन की एनर्जी आ गई, तो अब इसमें रिएक्शन क्या करना है? ये जो CO2 है, CO2 इसकी एनर्जी है -383, इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है जो कि हमारे पास गिवन है, प्लस ये 4 और इसके साथ जो है वाटर की जो एनर्जी है -241, ये इसको हम लिखेंगे। अब इसके बाद जो ऑक्सीजन है इसकी एनर्जी हमारे पास क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में 0 रहेगी और इसकी जो एनर्जी है वो ओनली 1 है जो कि हमने ये कैलकुलेटेड की है, तो इस हम इसको क्या करते हैं 5 को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, इसको भी दूसरी साइड पे से कोई डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को इससे माइनस कर देंगे। जब उस साइड पे जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 104। तो लास्ट है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर बाय बॉन्ड एनर्जी। इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो दो चीजें, पहले हमें रिएक्शन जो है उसमें देखना पड़ेगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन फाइंड कर लेंगे। फिर हमें एंथैल्पी फाइंड करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जो है वो बॉन्ड एनर्जी फॉर्म यानी बनते हैं। अब दो चाहिए, इसमें एनर्जी रिलीज होती है तब जब रिएक्टेंट जो है वो क्या होते हैं ब्रेक, और इधर जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं फॉर्म, उसमें एनर्जी क्या होती है रिलीज, एनर्जी क्या होती है रिलीज। अब ये दोनों एनर्जी का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें साइन पता चलेगा, इट्स अ साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से हम बॉन्ड एनर्जी फाइंड कर सकते हैं डेल्टा एच से के पूरे रिएक्शन में एनर्जी जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव साइन देता है या नेगेटिव साइन।